नमस्ते दोस्तों, मिस्ट्री माइक शो में आप सभी का स्वागत है। समय हो चुका है रात के 12। तो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। बेसिकली ये एक बुक है जो जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखी गई है और इस बुक में जिम कॉर्बेट ने अपने जीवन में जो भी मैन ईटर टाइगर का शिकार किया है और जो भी उनके अनुभव हैं वो इस बुक के अंदर लिखे गए हैं। और इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है चंपावत मैन ईटर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिम कॉर्बेट कहते हैं, मैं एडी नॉल्स के साथ मनाली में शिकार कर रहा था। तभी मैंने पहली बार उस बाघ के बारे में सुना जिसे बाद में सब चंपावत मैन ईटर के नाम से जानेंगे। एडी एक बेहतरीन शिकारी थे। उनकी राइफल की तो बात ही अलग थी, स्टीक और ताकतवर। उनके भाई भी कमाल के थे। एक तो भारत का सबसे अच्छा निशानेबाज माना जाता था और दूसरा भाई आर्मी में टेनिस प्लेयर था। तो जब एडी ने बताया कि उनके साले साहब जो दुनिया के टॉप शिकारी माने जाते थे, उनको सरकार ने मैन ईटर को मारने के लिए भेजा था, तो हम सबको लगा कि अब मामला जल्दी सुलझ जाएगा। लेकिन अजीब बात यह रही कि बाघ मरा नहीं। और जब मैं 4 साल बाद नैनीताल पहुंचा, यानी कि जिम कॉर्बेट जब 4 साल बाद नैनीताल पहुंचे, तो वही बाघ सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका था। इनाम तय हुए, बड़े शिकारी भेजे गए, गोरखा दल भी गए, पर इंसानों को मारने का सिलसिला बढ़ता ही गया। ये बाघ कोई आम बाघ नहीं था, ये मादा थी और नेपाल से आकर पूरी तरह से इंसान खाने की आदत बन चुकी थी। नेपाल में उसने पहले ही 200 लोगों की जान ले ली थी और कुमाऊं में 4 साल तक घूमते हुए और 234 लोगों को मार डाला। बस ऐसे ही हालत थी जब मैं नैनीताल आया और मुझे बरथोड़ से मिलने का मौका मिला। बरथोड़ उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर थे। सभी उन्हें बहुत प्यार और इज्जत देते थे। बाद में उनका दुखद निधन हो गया और हल्द्वानी में उन्हें चुपचाप कब्र में दफन किया गया। जो लोग बरथोड़ को जानते थे उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी कि जब उन्होंने मुझे बताया कि उनके जिले में मैन ईटर लोगों को परेशान कर रहा है और सब बहुत डर में हैं, तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि जैसे ही कोई अगली मानव हत्या की खबर मिलेगी मैं तुरंत चंपावत के लिए निकल जाऊं। लेकिन मैंने बरथोड़ से 2 शर्तें रखी। सबसे पहली शर्त थी कि सरकारी इनाम को रद्द कर दिया जाए और दूसरी शर्त थी सारे विशेष शिकारी और अल्मोड़ा से जो नियमित शिकारी हैं उनको वापस बुला लिया जाए। मेरी वजह बताने की जरूरत नहीं, सब शिकारी जानते हैं कि सिर्फ इनाम के लिए शिकार करना कितना गलत और डरावना हो सकता है। मैं भी नहीं चाहता था कि कोई अचानक गोली लगने के डर में रह जाए। सहमति हो गई। 1 हफ्ते बाद सुबह सुबह बरथोड़ आए और बताया कि रात में खबर आई है पाली गांव में मैन ईटर ने एक महिला को मार दिया है। मैंने तुरंत तैयारी की। अपने कैंप का सामान उठाने के लिए 6 लोग रखे। नाश्ते के बाद हम चल पड़े। पहले दिन 17 मील चलकर धारी पहुंचे। अगले दिन मोरनौला में नाश्ता किया। रात डाबीधुरा में बिताई और 5 दिन बाद पाली गांव पहुंचे। महिला की हत्या के 5 दिन बाद गांव वाले लगभग 50 लोग थे। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सब डर के आतंक में थे। सूरज अभी अस्त नहीं हुआ था जब मैं पहुंचा। पूरा गांव अपने घरों में बंद था। मेरे लोग आंगन में आग जलाकर और मैं चाय पीते हुए वहां बैठा था। तभी धीरे धीरे लोग डर के मारे बाहर आने लगे। मुझे बताया गया कि पिछले 5 दिनों से कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आंगन की गंदगी इसकी पुष्टि कर रही थी कि खाने की कमी थी और अगर बाघ को मारा नहीं गया या भगाया नहीं गया तो लोग भूखे मर सकते थे। बाघ अभी भी आसपास था। 3 रातों तक उसकी आवाजें सड़क पर सुनी गई। घरों से लगभग 100 गज दूर था। उसी दिन उसे गांव के निचले हिस्से के खेत में भी देखा गया।
गांव के मुखिया ने मुझे एक कमरा दिया, लेकिन हम 8 लोग थे और कमरे का केवल एक दरवाजा था जो गंदे आंगन की ओर खुलता था। गंदे आंगन का मतलब लोग इतने डर गए थे कि वो खुले में शौच भी नहीं जाते थे और शौच करने के लिए सभी एक आंगन में ही जाते थे जिसका दरवाजा सिर्फ आंगन में ही खुलता था। इसलिए मैंने रात बाहर बिताने का फैसला किया। साधारण सा खाना खाया, अपने लोगों को सुरक्षित कमरे में रखा और मैं सड़क के किनारे एक पेड़ के पास बैठ गया। गांव वालों ने कहा कि बाघ इस सड़क पर घूमता है। चूंकि चांद पूरा था, मैंने सोचा अगर मैं उसे पहले ही देख लूं तो शॉट मारने का मौका मिलेगा, मतलब कि बंदूक से निशाना लगाने का मौका मिलेगा। मैंने पहले भी कई रातें शिकार में बिताई थी, लेकिन यह पहली बार था जब मैं मैन ईटर के पीछे रात बिता रहा था। सड़क का हिस्सा चांद की रोशनी से चमक रहा था। पेड़ों की छाएं अंधेरे में हिल रही थी। डर और ठंड से दांत कांप रहे थे। जिम कॉर्बेट सोच रहे थे, क्या मैंने सही किया कि खुद को मैन ईटर के सामने डाल दिया। गहरी रात वहीं बिताई। सुबह की हल्की रोशनी में बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला रोशनी में चमक रही थी। मैंने सिर अपने घुटनों पर रखा और कुछ देर में गहरी नींद आ गई। उस रात मुझे बाघ की कोई आवाज नहीं सुनाई दी, ना ही दिखाई दिया। गांव लौटकर मैं अपने लोगों को उन जगहों पर ले गया जहां हत्या हुई थी, लेकिन गांव वाले डर के मारे तैयार नहीं थे। बस अपने आंगन से उस दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। गांव वालों ने मुझे दिखाया कि हत्या कहां हुई थी। आखिरी हत्या जो मुझे वहां तक खींच लाई। यह हत्या पश्चिम की पहाड़ी के कंधे पर हुई थी। वो महिलाएं और लड़कियां लगभग 20 थी जो उस समय बाज के पत्ते इकट्ठे करने गई थी। मुझे घटना का पूरा हाल बताने को उत्सुक थी। उन्होंने बताया कि मैं दोपहर में करीब 2 घंटे पहले निकली थी और आधा मील चलकर पेड़ों पर चढ़ गई थी। पीड़िता और 2 अन्य महिलाएं एक पेड़ पर चढ़ी थी जो खाई के किनारे उग रहा था। मैंने बाद में देखा कि खाई लगभग 4 फीट गहरी और 10-12 फीट चौड़ी थी। पत्ते काटने के बाद महिला उतर रही थी कि तभी बाघ अचानक पीछे से आया, अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और उसके पैरों को पकड़ लिया। महिला का हाथ शाखा से छूट गया और बाघ ने उसे खींचकर खाई में ले गया। खाई में खींचने के बाद उसने उसका पैर छोड़ दिया और जब महिला उठने की कोशिश कर रही थी, बाघ ने उसे पकड़कर मार डाला। फिर बाघ खाई की झाड़ियों में अदृश्य हो गया। सभी अन्य महिलाएं पास ही पेड़ पर थीं और पूरी घटना देख रही थी। जैसे ही बाघ गायब हुआ, भयभीत महिलाएं और लड़कियां गांव की ओर भाग गई। पुरुष जो दोपहर का खाना खाने आए थे तुरंत कुछ ड्रम और धातु के बर्तन उठाकर बचाव दल बनाने लगे। पुरुष आगे और महिलाएं पीछे थी। जब वे खाई पहुंचे जहां महिला मारी गई थी, सबको लगा अब आगे क्या करें। तभी बाघ झाड़ियों से जोरदार दहाड़ लगाकर सामने आया। सब एक साथ डर के मारे उल्ट पुल्ट भागकर गांव लौट आए। सांस लेने के बाद सभी पर आरोप लगे कि कौन सबसे पहले भागा। थोड़ी बहस हुई और फिर तय किया गया कि अगर सब बहादुर हैं तो वापस जाकर महिला को बचाने की कोशिश करें। 3 बार पार्टी खाई तक गई। तीसरी बार उस पुरुष की जिसकी बंदूक थी उसने चला दिया। बाघ झाड़ियों से गर्जना करता हुआ बाहर आया और फिर बचाव को छोड़ दिया। उस पुरुष ने मुझे बताया कि उसने जानबूझकर सीधे झाड़ियों की तरफ नहीं मारा क्योंकि बाघ पहले ही बहुत गुस्से में था और अगर गोली लग जाती तो वह उसे मार देता। उस सुबह मैंने 3 घंटे तक गांव में पैदल घूमकर बाघ के निशान खोजे। डर और उम्मीद दोनों के साथ एक जगह घनी झाड़ियों वाली खाई में झाड़ियों के किनारे से गुजरते हुए मैंने अचानक कलगी मोर को उड़ते हुए चीखते हुए देखा। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मेरे लोगों ने मेरे लिए अखरोट के पेड़ के नीचे जगह बनाई। नाश्ते के बाद गांव के मुखिया ने जिम कॉर्बेट से कहा कि फसल काटते समय मैं पहरा दूं। उन्होंने कहा कि मेरी उपस्थिति में ही फसल काटी जाएगी, वरना लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलेंगे। आधे घंटे में पूरे गांव की आबादी मेहनत में लग गई। मैं लोडेड राइफल के साथ पहरा दे रहा था। शाम तक 5 बड़े खेत की फसल कट गई। केवल 2 छोटे खेत बचे जिन्हें अगले दिन संभालना था। गांव की सफाई भी बेहतर हुई और मुझे दूसरा कमरा मिला। उसी रात मैंने दरवाजे में कांटों की झाड़ियां मजबूती से रखी ताकि मैन ईटर अंदर ना आ सके।
और पिछली रात की नींद पूरी की जा सके। मेरा वहां होना लोगों में नया उत्साह भर रहा था। लोग अब थोड़ी ज्यादा स्वतंत्रता से घूमने लगे थे, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाया था कि उनसे जंगल में जाकर बाघ के निशान दिखाने को कह सकूं। ये लोग अपने इलाके को हर इंच जानते थे और अगर वे चाहें तो मुझे बता सकते थे कि बाघ सबसे ज्यादा कहां मिल सकता है या कम से कम उसके पगमार्क कहां दिखाई देंगे। दोस्तों, सच्चाई ये थी कि मैनीटर बाघ ही था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो जवान था या बूढ़ा, नर था या मादा। ये सब जानकारी मुझे केवल पगमार्क देखकर ही मिल सकती थी और यही मुझे पकड़ने में मदद करती। सुबह जल्दी चाय के बाद जिम कॉर्बेट ने घोषणा की कि मुझे मांस चाहिए और गांव वाले से पूछा घरोल कहाँ मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ घरोल पहाड़ी बकरी को बोलते हैं। गांव एक लंबी पहाड़ी रेखा पर था और उसी सड़क के नीचे जहां मैंने रात बिताई थी। पहाड़ी उत्तर की ओर तेजी से ढल रही थी। वो घास से ढकी ढलानों की श्रृंखला थी, लेकिन गांव एक लंबी पहाड़ी रेखा पर था और उसी सड़क के ठीक नीचे जहां मैंने रात बिताई थी। गांव वालों ने बताया कि घोरल वहां प्रचुर मात्रा में है और कई लोगों ने खुद मुझे दिखाने की पेशकश की। मैंने प्रसन्नता नहीं दिखाई और 3 लोगों को साथ लिया और मुखिया से कहा अगर मैं उतने घोरल पकड़ पाया जितना उसने बताया तो गांव के लिए 2 और अपने लोगों के लिए 1 शिकार करूंगा। सड़क पार कर हम तेज ढलान से नीचे उतरे। दाएं बाएं सतर्क नजर रखी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। पहाड़ी के आधे मील नीचे खाइयां जमा हो गई थी और दाईं ओर चट्टान घास से ढकी ढलान दिखाई दी। मैं वहीं अपनी पीठ को एक अकेले पाइन के पेड़ से टिकाए बैठा था। अचानक ऊपर पहाड़ी पर कुछ हिलता दिखा। मैंने थोड़ी देर बाद साफ दिखा कि यह एक घोरल था। कान फड़फड़ा रहे थे। जानवर घास में मिला हुआ था और सिर ही दिखाई दे रहा था और जो मेरे साथ आए लोग थे उन्होंने उसे देखा नहीं। मैंने उन्हें जानवर की स्थिति समझाई और बैठने के लिए कहा, जबकि मैं एक शॉट लेने वाला था। मेरे पास पुरानी मार्टिन हेनरी राइफल थी, बहुत स्टिक और ताकतवर। दूरी करीब 200 गज थी। मैंने पाइन की जड़ पर राइफल टिकाकर ध्यान से निशाना लगाया और गोली चला दी। काले बारूद की गोली से धुआं उठ गया और लोगों ने कहा कुछ नहीं हुआ, शायद चट्टान या पत्तियों पर लगी। मैंने अपनी स्थिति बनाए रखी और थोड़ी देर बाद देखा कि घास हिल रही है और घोरल के पीछे हिस्से दिखाई देने लगी। पूरा जानवर घास से बाहर आया और बार बार लुढ़कते हुए ढलान वाली पहाड़ी से नीचे गिरा। आधी दूरी तय करते ही वह घनी घास में गायब हो गया और ऊपर पड़े 2 घोरल को भी डराया। वो दोनों घास से बाहर निकलकर पहाड़ी की ओर भागे। मैंने निशाना लगाया और मैंने उसकी पीठ पर गोली मारी। दूसरा जानवर मुड़कर तिरछी दिशा में भागा और उसके कंधे पर निशाना लगाया। कभी कभी इंसान को लगभग असंभव काम में सफलता मिल जाती है। 200 गज की दूरी पर 60 डिग्री के कोण से ऊपर शूट करना और घोरल के गले पर निशाना लगाना मुश्किल था, लेकिन भारी सीसा की गोली सीधे निशाने पर लगी और तुरंत जानवर मर गया। ढलान वाली पहाड़ी पर छोटे खाई और उभरे पत्थरों से होकर मृत घोरल सीधे वहीं गिरा जहां उसके 2 साथी पड़े थे। जैसे ही वह घास के पेच से गुजरा, उसका साथी भी उसके साथ ही फिसलते हुए नीचे गिरा। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जैसे ही तीनों मरे हुए घोरल पहाड़ी से खाई में गिरे तो दृश्य मजेदार था कि वे लोग कितने हैरान और खुश थे। इससे पहले उन्होंने कभी राइफल चलती हुई नहीं देखी थी। तुरंत ही सभी मैनीटर के बारे में सोचना भूल गए और खाई में उतरकर बैग निकालने लगे। यह अभियान कई मायनों में बहुत सफल रहा। सभी के लिए मांस मिल गया और साथ ही मुझे पूरा गांव का भरोसा भी मिल गया। शिकार की कहानियां हमेशा लोगों को उत्साहित करती हैं। जब घोरल की चमड़ी उतारी और बांटी जा रही थी तो मेरे साथ आए 3 पुरुषों ने अपनी कल्पना को पूरी तरह उड़ान दी। मैं बाहर बैठकर नाश्ता कर रहा था और सुन सकता था कि भीड़ हैरानी में थी कि ये जानवर 1 मील दूर से मारा गया और जादुई गोलियों ने उसे सीधे मेरे कदमों तक खींचा। दोपहर के भोजन के बाद मुखिया ने पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और अपने साथ कितने लोगों को ले जाऊंगा। उत्साही भीड़ में से मैंने अपने 2 साथियों को चुना और उनके साथ गाइड के रूप में निकल पड़ा।
जिम कॉर्बेट कहते हैं कि गांव के लोग हिंदू थे और अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। जब कोई मैन ईटर के हाथों मारा जाता था तो रिश्तेदारों का कर्तव्य होता था कि शव का कोई भी हिस्सा वापस लाएं, भले ही सिर्फ हड्डी के टुकड़े क्यों ना हो। इस महिला का अंतिम संस्कार अभी बाकी था और रिश्तेदारों ने अनुरोध किया कि अगर शरीर का कोई भी हिस्सा मिले तो उसे वापस लाएं। जिम कॉर्बेट कहते हैं, मैंने बचपन से ही जंगल के संकेत पढ़ने और समझने का शौक रखा था। आंखों देखी गवाह हमेशा भरोसेमंद नहीं होते, लेकिन जंगल के निशान हमेशा सच्चाई बताते हैं। जैसे ही हम स्थल पर पहुंचे, मैंने देखा कि बाघिन पेड़ तक केवल एक ही मार्ग से आ सकती थी, खाई के ऊपर से। मैंने खाई में उतरकर और ऊपर की ओर से काम करते हुए बाघिन के पगमार्ग खोजे, जो 2 बड़े पत्थरों के बीच मुलायम मिट्टी में बने हुए थे। इससे पता चला कि यह थोड़ी बूढ़ी मादा बाघिन थी। खाई में थोड़ा आगे, पेड़ से लगभग 10 गज दूरी, बाघिन चट्टान के पीछे लेटी थी। शायद महिला के उतरने का इंतजार कर रही थी। पीड़िता ने पहले पत्ते काट लिए थे और जब वह लगभग 2 इंच वाली शाखा से उतर रही थी, बाघिन धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपने पिछले पैरों पर खड़ी होकर महिला के पैर को पकड़कर खाई में खींच लिया। शाखा पर देखा जा सकता था कि महिला कितनी मजबूती से चिपकी थी। जहां शाखा और पत्तियां छूट गई, वहां उसके हाथ और उंगलियों की त्वचा की पट्टियां चिपकी हुई थी। जहां बाघिन ने महिला को मारा था, वहां संघर्ष के निशान और एक बड़ा सूखा खून दिखाई दे रहा था। खून की धारा खाई को पार करते हुए विपरीत किनारे तक चली गई। वहां झाड़ियों में हमें वह स्थान मिला जहां बाघिन ने अपना शिकार पूरा किया था। लोकप्रिय मान्यता है कि मैन ईटर सिर, हाथ और पैर नहीं खाते। यह गलत है। अगर उन्हें रोका न जाए तो वे सब कुछ खा सकते हैं, यहां तक कि खून से भरे कपड़े भी। मैंने इसे एक बार देखा था, लेकिन यह एक और कहानी है। इस अवसर पर हमने महिला के कपड़े और कुछ हड्डियों के टुकड़े पाए, जिन्हें साफ कपड़े में लपेटकर अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षित रखा गया। भले ही अवशेष बहुत कम थे, लेकिन ये पर्याप्त थे कि उच्च जाति की महिला की राख माता गंगा तक पहुंच सके। धुना घाट छोड़ने के बाद हमारी पार्टी आगे बढ़ गई। मेरी शुरू की 8 लोगों की टीम में अब सड़क किनारे के गांव के कुछ और लोग जुड़ गए और कुल मिलाकर हम 30 लोग हो गए। इनमें से कुछ पहले 20 लोगों की एक पार्टी में शामिल हुए थे, इसलिए उनके अनुभव से हमें मदद मिली। जिम कॉर्बेट कहते हैं, हम धीरे धीरे चंपावत की ओर बढ़े। रास्ते में लोग बहुत सतर्क थे। इस क्षेत्र की सड़कें बहुत ही खतरनाक मानी जाती थी। लोग आमतौर पर अकेले नहीं चलते थे, सिर्फ बड़े समूह में ही गांव से गांव या बाजार तक जाते थे। हमारी पार्टी में अब कुल मिलाकर 30 लोग थे। सभी अपने अपने अनुभव और हिम्मत के साथ चल रहे थे। मैं जानता था कि चंपावत पहुंचने के बाद हमें मैन ईटर का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। जैसे ही हम गांव के करीब पहुंचे, मुझे गांव वाले दिखने लगे। कुछ लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे और कुछ अपने घरों के दरवाजे पर खड़े थे। उनका चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ था, क्योंकि उन्हें अभी भी पता था कि बाघिन किसी भी समय हमला कर सकती थी। जिम कॉर्बेट ने अपनी टीम को हिदायत दी कि शांत रहे और हर कदम सोच समझकर बढ़ाए। मेरा ध्यान पूरी तरह बाघिन की हरकतों पर था। यह समझना जरूरी था कि अब हमें उसका रास्ता पकड़ना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई और पीड़ित ना बने या कोई और शिकार ना बने। और इस तरह हम धीरे धीरे चंपावत के उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए जहां मैन ईटर ने सबसे ज्यादा आतंक फैलाया था। कुछ लोग जो 2 महीने पहले चंपावत गए थे, मुझे बहुत ही दुखद कहानी सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि चंपावत की इस ओर की सड़क पहाड़ी के दक्षिण ढलान के साथ कुछ मील तक चलती है, घाटी के लगभग 50 गज ऊपर। 2 महीने पहले हमारी 20 लोगों की पार्टी चंपावत के बाजार से जा रही थी। दोपहर के समय हमें नीचे घाटी से किसी इंसान की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। हम सड़क के किनारे एकत्र हुए और डर के मारे सिकुड़ गए। चीखें पास आती जा रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी नजरों के सामने आया एक बाघ, जो एक नग्न महिला को ले जा रहा था। उसके बाल बाघ के पास जमीन पर फिसल रहे थे और पैर दूसरी ओर। बाघ महिला को कमर के पास पकड़कर ले जा रहा था।
महिला अपने सीने पर प्रहार कर रही थी। बारी बारी से भगवान और इंसान से मदद मांग रही थी। हम लोग 50 गज दूर थे, लेकिन बाघ अपने शिकार के साथ हमारे सामने से गुजरा। जब चीखें दूर चली गई तो हमने अपनी यात्रा जारी रखी। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग 20 पुरुष थे, क्या आपने कुछ नहीं किया? उन्होंने कहा, नहीं साहब, हम डर गए थे। डर के समय इंसान क्या कर सकता है, और भले ही हम महिला को बचा लेते तो भी उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वह खून से लथपथ थी और निश्चित रूप से अपने घाव से मर चुकी थी। बाद में पता चला कि यह पीड़िता चंपावत के पास के ही गांव की थी। वह सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी बाघ ने उसे उठा लिया। उसकी साथी महिला गांव की ओर दौड़ी और चेतावनी दी। बचाव दल के निकलने के पहले वही 20 पुरुष वहां पहुंच गए। उन्हें पता था कि बाघ किस दिशा में गया है, इसलिए वे दल में शामिल हुए। जब वे महिला को बचाने निकले तो उनकी संख्या 50 या 60 तक बढ़ गई थी। कई लोग राइफलें लेकर तैयार थे। जहां महिला की लकड़ियां थी और जहां बाघ ने उसे उठाया था, वहां फटे हुए कपड़े मिले। फिर लोगों ने ढोल बजाए और बंदूकें चलाई। 1 मील से अधिक दूरी तक घाटी के ऊपरी हिस्से तक बढ़े और वहां महिला मिली, जो अब सिर्फ एक लड़की ही प्रतीत हो रही थी। एक बड़े चट्टान के टुकड़े पर मरी हुई पड़ी थी। बाघ ने उसका शरीर सिर्फ खून चाटकर साफ किया था और कुछ नहीं, क्योंकि दल में कोई महिला नहीं थी। पुरुष ने उसका शरीर ध्यान से लपेटा ताकि वह शर्म से जाग न जाए। जिम कॉर्बेट कहते हैं, ऐसा अनुभव सुनना और रात भर याद करना कोई आसान बात नहीं है। यही कारण है कि मैन ईटर वाले इलाके में रहने वाले लोग वर्षों तक डर और सतर्कता में रहते हैं। बाहर से आने वाला व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि यह दुनिया सच्चाई, दांत और पंजे की है, जहां इंसान को हमेशा छिपना पड़ता है। मैं उस समय जवान और अनुभवहीन था, पर फिर भी थोड़े समय में मुझे विश्वास हो गया कि मैन ईटर की छाया में रहना और जीना सबसे भयानक चीज है। और यह विश्वास अगले 32 वर्षों के अनुभव से और भी मजबूत हुआ। चंपावत के तहसीलदार, जिन्हें मैं पहले मिला था, उस रात डाक बंगला आए थे जहां मैं ठहरा था। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं अगले दिन एक बंगले में जाऊं जो कुछ मील दूर था और जहां कई लोगों की हत्या हो चुकी थी। अगली सुबह जल्दी तहसीलदार के साथ मैं बंगले की ओर निकला। बरामदे में नाश्ता कर रहा था कि 2 लोग आए और बताया कि 10 मील दूर एक गांव में एक गाय को बाघ ने मार डाला। तहसीलदार ने क्षमा मांगी। चंपावत के तहसीलदार ने खुद को कुछ जरूरी काम में व्यस्त बताया और कहा कि शाम को वापस आकर मेरे साथ रात बिताएंगे। हमारे मार्गदर्शक बहुत अच्छे थे और रास्ता अधिकांश समय नीचे की ओर था, इसलिए हमने 10 मील की दूरी रिकॉर्ड समय में तय कर ली। गांव पहुंचते ही जिम कॉर्बेट को एक पशुशाला में ले जाया गया, जहां देखा कि 1 सप्ताह का बछड़ा मारा गया था और आंशिक रूप से तेंदुए द्वारा खाया गया था। तेंदुए को मारने का समय या इच्छा ना होने के कारण मैंने मार्गदर्शकों को इनाम दिया और फिर बंगले लौट आया। बंगले पहुंचने पर पता चला कि तहसीलदार अभी तक वापस नहीं आए थे। दिन में अभी 1 घंटा या उससे अधिक की रोशनी बची थी, इसलिए मैं बंगले के चौकीदार के साथ बाहर आया। वहां एक पानी का स्रोत था जहां बाघ पानी पीने के लिए आता था। उस पानी के स्रोत के चारों ओर मुलायम मिट्टी में पुराने बाघ के पगमार्क थे। ये पगमार्क उस खाई के पगमार्क से अलग थे जहां पाली गांव की महिला मारी गई थी। बंगला लौटकर देखा कि तहसीलदार आ गए थे। जब हमने बरामदे में बैठकर दिन भर की बातें की तो उन्होंने कहा कि उन्हें लंबा रास्ता तय करना है और तुरंत निकलना होगा। यह सुनकर मैं हैरान रह गया कि उन्होंने दिन में 2 बार कहा था कि वो मेरे साथ रात बिताएंगे। मुझसे उनका रात रुकने का सवाल नहीं था, बल्कि जो खतरा उन्होंने उठाया वह मुझे बहुत चिंतित कर रहा था। उन्होंने मेरी दलीलों को अनसुना किया और अंधेरी रात में बरामदे से निकल गए। उनके पीछे एक व्यक्ति लालटेन लेकर के चल रहा था। 4 मील का यह रास्ता तय करना उस इलाके में जहां लोग केवल दिन में बड़े समूह में ही चलते थे, मेरे लिए अद्भुत था। जिम कॉर्बेट कहते हैं, मैंने अपने सिर झुकाकर उस बहादुर व्यक्ति को सलाम किया। मैं बंगला लौट आया और बंगले के बारे में मुझे एक कहानी पता है, लेकिन मैं अभी उसे नहीं बताऊंगा।
यह जंगल की किताब है और प्रकृति के नियम से परे की कहानियां इस किताब के साथ मेल नहीं खाती। अगली सुबह मैंने विस्तृत फल बगीचे और चाय बागान का दौरा किया और उस पानी के स्रोत में स्नान किया। दोपहर के समय तहसीलदार सुरक्षित लौट आए, जिससे मुझे बहुत संतोष और राहत मिली। मैं उनके साथ खड़ा लंबी ढलान वाली पहाड़ी देख रहा था, जिसके नीचे खेत से घिरा गांव था। तभी मैंने देखा कि एक व्यक्ति गांव छोड़कर हमारी ओर बढ़ रहा है। वह बारी बारी से दौड़ रहा था और स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण खबर लाने वाला था। मैंने तहसीलदार से कहा कि मैं कुछ मिनटों में लौटकर आता हूं और पहाड़ी से दौड़ते हुए नीचे गया। जैसे ही मैं उस लड़के के पास पहुंचा, उसने सांस लेने के लिए रुकते हुए कहा, जल्दी आइए साहब, मैनीटर ने अभी अभी एक लड़की को मार दिया। मैंने शांत रहकर कहा, शांत बैठो, और फिर बंगले की ओर दौड़ पड़ा। मैंने राइफल और कारतूस लेकर यह खबर तहसीलदार को दी और कहा कि वह मेरे पीछे गांव तक आए। जो व्यक्ति हमें लेने आया था वह इतना घबराया हुआ था कि जब मुंह खोलता दौड़ रुक जाती और जब दौड़ता तो मुंह बंद हो जाता था। मैंने उसे कहा, मुंह बंद रखो और रास्ता दिखाओ। हम खामोशी से पहाड़ी से नीचे दौड़े। गांव में उत्साहित भीड़, लोग, महिलाएं और बच्चे हमें देखकर उछल पड़े, जैसे हमेशा होता है। सभी एक साथ बोलने लगे। एक आदमी भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे अलग किया और पूछा कि क्या हुआ। वह गांव से एक फरलांग दूर हल्की ढलान वाले बाज के पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोला। करीब 12 लोग पेड़ के नीचे सूखी लकड़ियां इकट्ठे कर रहे थे जब अचानक बाघ आया और उनके बीच की एक लड़की को पकड़ लिया। मैंने खून के निशान और पगमार्क को ध्यान से देखा। यह स्पष्ट था कि बाघिन ने लड़की को उसी संकीर्ण नाली में नीचे उतारा और यही उसका अंतिम हमला हुआ। पानी के पास खून के धब्बे साफ साफ दिखाई दे रहे थे, यह बताने के लिए कि यही वह जगह है जहां बाघिन ने शिकार को खाया। जिम कॉर्बेट बोलते हैं, मेरे साथी जो ऊपर चट्टान पर इंतजार कर रहा था, लगातार मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में डर था और बेचैनी स्पष्ट थी। वह बार बार फुसफुसा रहा था कि बाघ कहीं पास ही है। हर कदम पर हमें लगता था कि जानवर कहीं सामने या पीछे से हमारी ओर देख रहा होगा। नाली में आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि खून के निशान बाईं ओर मुड़कर घनी झाड़ियों में और फर्न के बीच आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत सावधानी से उनके पीछे पीछे चला ताकि शोर ना हो और बाघिन मेरे आने से परेशान ना हो। लगभग 500-550 गज तक की यह नाली जाती रही। यहाँ की ढलान और घनी झाड़ियां इतनी थी कि हर कदम पर सतर्क रहना जरूरी था। मेरे साथी का डर बढ़ता जा रहा था। बार बार वह मेरा हाथ पकड़ता और फुसफुसाता कि शायद वह बाघ की हलचल सुन सकता है। आखिरकार नाली के आधे रास्ते पर हम 30 फीट ऊंची चोटी वाली चट्टान पर पहुंचे। मैंने उसे चढ़ने के लिए कहा ताकि वह सुरक्षित रहे। वह खुशी खुशी चोटी पर गया और मुझे हाथ से संकेत दिया कि सब ठीक है। मैं नाली के नीचे चट्टान के चारों ओर मुड़कर आगे बढ़ा। यह रास्ता सीधे 100 गज नीचे पहुंचता था, जहां यह बाईं ओर से आने वाली गहरी खाई से मिलती थी। यहां एक छोटा सा पानी का गड्ढा था। जैसे ही जिम कॉर्बेट उसके पास पहुंचते हैं, उन्होंने पानी के पास खून के धब्बे दिखाई दिए। बाघिन की यह जगह चुनी हुई थी। उसने लड़की को सीधा यहां ले जाकर के खाया। मेरी मौजूदगी में वह थोड़ी परेशान हुई, लेकिन ध्यान रख रही थी कि शिकार सुरक्षित रहे। खून के निशान और पगमार्क से यह स्पष्ट था कि बाघिन ने अपनी हर चाल सोच समझकर की थी। यह जानवर कितना चालाक और खतरनाक था, इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता था। जब मैंने अपने साथी सुरक्षित देखा तो मुझे थोड़ी शांति मिली, लेकिन बाघिन अभी भी मेरे सामने थी। उसका गुस्सा थम नहीं रहा था। मैंने देखा कि खून के निशान और पगमार्क लगातार आगे बढ़ रहे थे और हर बार वह कुछ समय के लिए विश्राम करती, जैसे मेरी हरकतों का आंकलन कर रही हो। उसका गुर्राना, जो शुरू से धमकी भरा था, अब धीमा हो गया था। यह संकेत था कि उसने मुझे चुनौती नहीं समझा, बल्कि पीछा करने वाले को अपनी ताकत और चाल का अनुभव करा रही थी। मैं हर कदम पर सावधानी बरत रहा था। चारों ओर घने झाड़, फर्न और फिसलन वाली चट्टानें थी। एक भी गलत कदम
और गिरने का खतरा था। इस बाघिन के पीछे चलना केवल शिकार नहीं था, यह एक मानसिक खेल भी था। हर शिकार, हर खून की बूंद और हर झाड़ी की हलचल मुझे बताती थी कि यह जानवर कितना चालाक और खतरनाक है। मुझे समझ आया कि जिम कॉर्बेट को समझ आया कि यह उसका 436वां मानव शिकार था और पिछले अनुभवों से यह जानवर अपने भोजन को बचाव दलों से सुरक्षित रखने की आदत डाल चुका था। मैंने अपने आप को यह याद दिलाया कि डर और उत्साह के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। घुर्राहट और संभावित हमले के बावजूद मैं लगातार उसके निशाने पर रहा और जैसे ही उसने देखा कि मैं भाग नहीं रहा बल्कि सावधानी पूर्वक उसके पीछे बढ़ रहा हूं, वह थोड़ी दूर खड़ी होकर मेरे आगे रास्ता बनाने लगी। जब समय तेजी से बीत रहा था, विपरीत पहाड़ी की ओर चढ़ते हुए मैंने देखा कि सूरज ढलने को है। यदि मैं अंधेरे में पहुंचता तो न केवल मैं खतरे में होता बल्कि बाघिन का पीछा करना असंभव हो जाता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे लौटना होगा। उस लड़की के कटे हुए पैर को लेकर के, जो हिंदू थी, उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे सुरक्षित रखना आवश्यक था। मैंने पानी के स्रोत के पास गुजरते हुए एक गड्ढा खोदा और पैर को सावधानी से उसमें दबा दिया। यह सुनिश्चित करना था कि बाघिन से सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर इसे निकाला जा सके। चट्टान पर मेरा साथी मुझे देखकर बहुत राहत महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, साहिब, आप सच में बहुत बहादुर हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप इतनी दूरी और इतने खतरे में अकेले चले जाएंगे। मैंने केवल सिर हिलाया और अपने साथी को समझाया कि हमें अब लौटना होगा। बाघिन अब भी अपने क्षेत्र में थी और उसका गुस्सा कभी भी अचानक प्रकट हो सकता था। हम दोनों ने सावधानी से नाली और घने वनस्पतियों से होकर वापसी की। सूर्यास्त तक जब हम सुरक्षित बंगले पर पहुंचे, तब तक न केवल हमारा शरीर थक गया था बल्कि मानसिक थकावट भी अपने चरम पर थी। यह दिन न केवल शिकार के लिए बल्कि साहस और धैर्य की परीक्षा के रूप में भी याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, यह था चंपावत मैन ईटर का फर्स्ट एपिसोड और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुनते रहिए मिस्ट्री माइक।